अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। रिलेशंस हमने ड्राइव किया था, प्रूव भी किया था। तो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल्स इन वन डायमेंशंस। ये हमारा पूरा चैप्टर है, पोटेंशियल्स इन वन डायमेंशंस। इन दिस चैप्टर वी आर going to solve some of the potentials problem. The potentials problem are generally divided in the following categories. First one, potential step. Second, potential barrier. Third, potential well. Harmonic oscillator and hydrogen atom. अब ये जो 5 प्रॉब्लम हैं, तो इसमें हमने ये देखा कि ये इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। इट मीन्स दैट they do not depends on time. अभी जो 5 फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो इनको शॉर्टली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप्स की कि पोटेंशियल स्टेप क्या है। तो पोटेंशियल स्टेप को जब हम डिफाइन करेंगे, unseen barrier is actually called as potential step. The potential step is extended towards infinity. मीन के कोई अनसीन रिलेशंस, अनसीन प्रॉब्लम जो हो, तो उसे हम पोटेंशियल स्टेप कहेंगे। इसकी अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टुवर्ड्स एन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट, then as soon as it become near it experience a force, as this is unseen problem, so it is like potential step. The potential step is extended towards infinity. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम वन डायमेंशनल केस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, और ये वी एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल्स को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में यहाँ से मूव कर रहा है, अब यहाँ से ये जो लाइन है ये इंफिनिटी को जा रही है। यहाँ पर ये लाइन जो ये क्लोज नहीं की हुई, जब ये क्लोज नहीं की हुई तो इसका मतलब ये इंफिनिटी को जा रही है। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर कर रहा है, एंटर हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन का अपना पोटेंशियल होगा, उसकी अपनी एनर्जी होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा। अब ये वाला जो पोटेंशियल होगा ये अनसीन पोटेंशियल होगा, तो इस केस को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा स्टेप जो होगा ये पोटेंशियल स्टेप होगा। अब यहाँ पर जो x एक्सिस है, इससे वर्टिकली अपवर्ड हम जितना भी जाएंगे तो इसका पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन थ्रू आउट अलोंग x एक्सिस जो पोटेंशियल होगा तो ये पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या सेम होगा। नेक्स्ट, बैरियर पोटेंशियल। नाउ द बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल में जस्ट ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर प्रीवियस जो केस था पोटेंशियल स्टेप, तो इसमें ये कहा था कि अनसीन बैरियर, या इसमें जो पोटेंशियल है तो इसे हमने यहाँ पर इंफिनिटी में लिया था, लेकिन इफ द पोटेंशियल स्टेप इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, जब ये इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगा तो ऐसा स्टेप जो होगा इसे हम बैरियर पोटेंशियल कह सकते हैं। If the barrier potential step is not extended towards the infinity, but it is limited, then it is called as potential barrier. In this case, the particle is free to move anywhere, but it cannot go inside the barrier, which is the limited region. कि अब इसमें ये डिफरेंस है कि पार्टिकल इस रीजन के अलावा बाहर मूव कर सकता है, लेकिन ये जो रीजन होगी जहां पर जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल में पार्टिकल जो होगा ये एंटर नहीं हो सकता। नाउ पोटेंशियल वेल।
When potential barrier is upward and down, then it become potential well. कि हमने प्रीवियस ये कहा था कि यहां पर जब स्टेप पोटेंशियल जो हो वो इनफाइनाइट ना हो तो बैरियर पोटेंशियल होता है, लेकिन इस केस में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के पोटेंशियल जो होगा ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा। और दूसरी कंडीशंस कि यहां पर ये अपवर्ड जो हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है ये पोटेंशियल इंफिनिटी को अप्रोच ना करे, एक पॉइंट ये होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी पार्टिकल होगा तो वो पार्टिकल इस वेल के अंदर ही लाई करेगा, इस वेल से बाहर नहीं मूव करेगा। इसे पोटेंशियल स्टेप कहा जाता है। When a particle is up or down, then it become a potential well. In case of potential well, the particle is bound to the limited region of the well. It does not go outwards from the potential well. Now, if the potential well is of the infinite depth, then it is called as infinite well. कि अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल वेल आ रहा है ये इनफाइनाइट हो, अगर फाइनाइट होगा तो ये हमारे पास पोटेंशियल वेल होगा, लेकिन अगर यही इनफाइनाइट होगा तो इसे हम इनफाइनाइट डीप वेल कह सकते हैं। और इनफाइनाइट डीप वेल में भी पार्टिकल जो होगा तो इस डीप वेल के अंदर ही लाई करेगा, इसके अंदर ही मूव कर सकता है, इससे बाहर नहीं मूव कर सकता। यहां पर एक चीज डिफाइन कर लेते हैं, बाउंड्री सिस्टम। बाउंड्री सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच सिस्टम इज अटैच्ड टू द another system. For example, electron are bound to the nucleus. मीन्स कि यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस शो किए हुए और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है, तो इस वजह से ऐसा सिस्टम जो होगा इस सिस्टम को हम बाउंड्री सिस्टम कह सकते हैं। प्रीवियस हमने डिफाइन किया है इनफाइनाइट डी पोटेंशियल्स। तो एक होते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल को जब डिफाइन करेंगे इज दैट पोटेंशियल in which change with the time, at the same time it is present and at the same time it is in the other form। कि मीन्स वो अपनी पीरियोडिसिटी जो होगा वो चेंज करता रहे, तो ऐसा सिस्टम जो होगा इसे हम पीरियोडिक पोटेंशियल कह सकते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट केस जो था हमारे पास पोटेंशियल स्टेप का, तो उसे एक्सप्लेन करते हैं। The simplest model of potential is given as, in case of potential step, the potential is extended towards infinity. The potential energy of the particle in region 1 is 0. The potential energy at the region 2 is equal to V0, which has constant values such as potential step or barrier, does not exist in the nature, but it is approximately similar to the instantaneous potential difference between these of a cyclotron or the surface of potential barrier of a metal। यहाँ पर हमने दो रीजन ली हुई है, एक रीजन को 1 और दूसरी रीजन को रीजन 2 का नाम दिया हुआ है। अब ये एक्स एक्सिस लिए हुए है और वर्टिकल डायरेक्शन जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने पोटेंशियल लिए हुए है। अब ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन, तो ओरिजिन के ऊपर x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होगा ये भी 0 होगा। रीजन 1 में पोटेंशियल 0 है और रीजन 2 में जो पोटेंशियल है बेरियर पोटेंशियल वो V0 है। अब सपोज करते हैं कि यहां से यूनिफॉर्म बीम ऑफ मास जो है ये मूव कर रहा है, मूव करके रीजन 1 से रीजन 2 में एंटर हो रहा है। अब रीजन 1 जो आ रही है यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 होगा। दूसरा
कि रीजन 1 में ये कहा है कि पोटेंशियल जो है ये 0 है। अब ये वाली जो साइड है ये लेस देन 0, तो इस साइड क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साइड पोटेंशियल 0 और दूसरी साइड पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव साइड पर पोटेंशियल जो है ये यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल इक्वल होगा बैरियर पोटेंशियल के। तो मींस V ऑफ x इज इक्वल टू V नॉट, ये बैरियर पोटेंशियल्स के इक्वल होगा। As in region 1 Vx is equal to 0 and region 2 Vx is equal to V naught। अब हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास ये आ रही थी d स्क्वायर psi over dx square plus 2m over h cut square e minus v of x into psi of x is equal to 0। रीजन 1 में Vx जो है ये 0 आ रहा है। अब इक्वेशंस 1 में पुट करेंगे Vx is equal to 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो रीजन 1 में जो वेव फंक्शन पार्टिकल मूव कर रहा है, मेस मूव कर रहा है, तो उसके साथ वेव फंक्शंस होगा। तो उस पार्टिकल का जो वेव फंक्शंस होगा रीजन 1 है तो उस रीजन में हम वेव फंक्शंस को psi1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वैल्यू हम वेव फंक्शंस की जगह पर हम psi1 यूज करेंगे और दूसरा Vx की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी d स्क्वायर psi1 over dx स्क्वायर प्लस 2m over h कट स्क्वायर e psi1 is equal to 0। अब इक्वेशन 1 में हम लेट करते हैं कि ये वाली टर्म जो है 2m, इस इक्वेशन में 2m over h कट स्क्वायर e, तो इस टर्म को k नॉट स्क्वायर के इक्वल रख लिया तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लिया तो ये टर्म हमारे पास k नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me over h कट के इक्वल बन जाएगी। अब ये जो वैल्यू आएगी तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की तो d स्क्वायर psi1 over dx स्क्वायर प्लस k नॉट स्क्वायर psi1 is equal to 0। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। Now for region 2 we have Vx is equal to V naught, ये V naught है, and psi of x is equal to psi2। अब जो इक्वेशन 1 आ रही है तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो Vx की जगह पर V naught आ जाएगा और psi of x या psi जो होगा तो उसकी जगह पर psi2 हम पुट कर लेंगे। अब इस इक्वेशंस में ये वाली जो टर्म आ रही है 2m over h कट स्क्वायर e minus v naught, तो इस टर्म को हम इसी तरीके से ये पुट करेंगे कि ये टर्म हमारे पास आ जाएगी k नॉट, हम पुट करेंगे फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये जो स्क्वायर साथ आ रहा है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिस्टेक से आ रहा है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब हम लेते हैं केस 1। केस 1 ये है when energy of the particle is greater than potential, जो बैरियर पोटेंशियल्स आ रहा था तो उससे ग्रेटर हो। तो इसको डायग्राम से हम देखते हैं कि यहाँ से जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी एनर्जी E है और यहाँ पर जो बैरियर आ रहा है तो बैरियर पोटेंशियल V नॉट है। जब ये सिचुएशंस हो कि पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर पोटेंशियल से ग्रेटर हो, क्लासिकली ये व्यू है कि ये पार्टिकल इस बैरियर को 100% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर देगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करे या ये पार्टिकल इस बैरियर के साथ यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। तो क्वांटम मैकेनिकल व्यू और क्लासिकल व्यू यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि when energy of the particle is greater than potential or barrier potential। When the energy of the particle is greater than V naught, classically the particle has 100% probability to pass through it, but quantum mechanically
there will be finite probability that it will be reflected and infinite probability that it will pass through it or transmitted. Generally we know that हम ये डिस्कस किया था वेव के केस में, ये वेव के केस में डिस्कस करते हैं डी स्क्वायर एक्स अवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन जो था ये लिखा जाता था x इज इक्वल टू c1 e पावर आयोटा ओमेगा नॉट t प्लस c2 e पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट t। c1 और c2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट को, ओमेगा नॉट यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, तो इसकी जगह हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ये आएगी रीजन 1 के लिए d स्क्वायर psi 1 ओवर dx स्क्वायर प्लस k नॉट स्क्वायर psi 1 इज इक्वल टू 0 जो कि हमने पीछे मेंशन की है, और दूसरी इक्वेशंस d स्क्वायर psi 2 ओवर dx स्क्वायर प्लस k psi 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो ऊपर हमने जनरल रिलेशंस लिखा है, तो इस जनरल रिलेशंस की बेस पर हम इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जो कि रीजन 1 के लिए और रीजन 2 के लिए आ रही है, तो इसका जनरल सॉल्यूशंस लिखेंगे। जब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा तो ये हमारे पास आ रहा है psi 1 ऑफ x इज इक्वल टू a e पावर आयोटा k नॉट x प्लस b e पावर माइनस आयोटा k नॉट x, और दूसरा psi 2 x इज इक्वल टू c e पावर आयोटा k x प्लस d e पावर माइनस आयोटा k x आ जाएगा। अब यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल जो है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है जिसका मास m है, और ये सर्टेन स्पीड के साथ लेफ्ट साइड से आ रहा है। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के मूव करने के साथ इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी, जिसे डी ब्रागले वेवलेंथ कहा जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशंस 4 आ रही है, इक्वेशंस 4 में 2 टर्म आ रही हैं और इक्वेशंस 5 में 2 टर्म आ रही हैं। इक्वेशंस 4 की फर्स्ट टर्म जो है a e पावर आयोटा k नॉट x, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है वेव कमिंग फ्रॉम नेगेटिव x डायरेक्शंस टुवर्ड पॉजिटिव x डायरेक्शंस। यहां से देखें कि a e पावर आयोटा k नॉट x ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेव मींस कि जब यहां से पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के मूव करने के साथ इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी। जब वेवलेंथ एसोसिएट होगी इसके साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेव मूव करेगी। अब ये वेव जो है, ये फैक्टर जो है a e पावर आयोटा k नॉट x रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव जो है ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में एंटर हो रही है, और हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से ये मूव कर रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन से पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ ये मूव कर रही है। अब ये वेव जो है, तो यहां पर बाउंड्री जो आ रही है, बाउंड्री इसके साथ जब स्ट्राइक करेगी, इंटरफेरेंस अगर हो रहा है, तो सेकंड टर्म यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रही है b e पावर, सेकंड टर्म b e पावर माइनस आयोटा k नॉट x, तो इसके साथ यहां पर माइनस साइन जो है ये मिस हो गया, तो ये b e पावर माइनस आयोटा k नॉट x आ रहा है। अब ये वाला फैक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शंस, कि मींस अब वेव जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन से नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेव्स है, जो a e पावर आयोटा k नॉट x, तो ये इंसिडेंट वेव है, और b e पावर माइनस आयोटा k नॉट x, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है। यही वेव जो है यहां से इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो इंसिडेंट ये इंक्रीज, और जब ये यहां से इधर मूव कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब नेक्स्ट इक्वेशंस की हम बात करते हैं। जो इक्वेशंस 5 आ रही है, तो इक्वेशंस 5 का फर्स्ट टर्म ये आ रही है सी ई पावर आयोटा के एक्स। अब अगर पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है तो पार्टिकल के चांस ये भी है कि पार्टिकल इसमें से ट्रांसमिट हो जाए, रीजन 1 से रीजन 2 में एंटर हो जाए। जब पार्टिकल रीजन 1 से रीजन 2 में एंटर हो रहा है तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रीजन 2 रिप्रेजेंट अ वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम द पोटेंशियल स्टेप इन द पॉजिटिव x directions which actually gives as transmitted wave. The second term of the same equations, इसमें जो सेकंड टर्म आ रही थी कि डी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये टर्म, अब इसमें ये टर्म सेकंड रीजन में हमने मेंशन ही नहीं की। इस वजह से क्योंकि जब ये पार्टिकल जो है जब ट्रांसमिट हो रहा है तो इसको आगे यहाँ पर ये कोई और पोटेंशियल जो है ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। अगर यहाँ से कोई और पोटेंशियल ये एक्सपीरियंस करता तो ये पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता, लेकिन इस केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये कोई और पोटेंशियल जो है ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। जब कोई और पोटेंशियल एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो ये टर्म जो होगी तो इसको हम इक्वल टू जीरो लेंगे। जब हम इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस जो बनेगी तो इसमें ये जो टर्म आ रही थी डी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो ये टर्म जीरो होगी। तो अब उसकी जगह हमारे पास ये बन जाएगी साई 2x इज इक्वल टू सी ई पावर आयोटा के एक्स। नेक्स्ट टर्म जो थी तो ये हमारे पास जीरो। Let us take a is equal to 1, amplitude of the incident wave is equal to 1, then तो हम इसमें ये लेते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है तो इंसिडेंट वेव का तो उसका एम्पलीट्यूड 1 के इक्वल रखते हैं। तो साई 1x इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा e पावर आयोटा के नॉट x प्लस b e पावर माइनस आयोटा के x। ये हमारे पास फर्स्ट ये इक्वेशन जो आई थी इक्वेशंस 4, तो इक्वेशंस 4 को हम इस तरीके से लिख लेंगे और इक्वेशंस 5 तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी तो इक्वेशंस 5 ये आ जाएगी। Now we define the boundary conditions for the interference between the two region। अब दो रीजन आ रही थी, रीजन 1 और रीजन 2, तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन मींस साई 1 ऑफ x यूज किया था, तो अब यहाँ पर साई 1 इज इक्वल टू 0, साई 1 0। तो इसका मतलब कि हम ओरिजिन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो रीजन आ रही है तो इस रीजन के ऊपर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि इसका वेव फंक्शंस और ये वेव फंक्शंस आपस में इक्वल होगा। कि मींस कि अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है या यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है तो इसका वेव फंक्शन आपस में इक्वल होगा। तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं। फिर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशंस की बात करेंगे, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशंस में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। वेव फंक्शन जो आएगा तो उस वेव फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे। अब इक्वेशंस 5 और इक्वेशंस 6 जो आ रही है तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशंस ए में। जब इक्वेशंस ए में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर इक्वेशंस 5 और 6 में हम बाउंड्री कंडीशंस में यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशंस 5 और 6 में हम यहाँ पर यूज करेंगे x इज इक्वल टू 0, साई 1 0। तो साई 1 0 तो ये बन जाएगा e पावर आयोटा के नॉट इनटू 0 प्लस b e पावर माइनस आयोटा के नॉट इनटू 0। फिर सेकंड इसमें पुट करेंगे तो साई 2 0, तो ये इक्वल होगा c e पावर माइनस आयोटा के 0। अब ये जो न्यू वैल्यू हमारे पास आएंगी तो न्यू वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सारी 0, इसी तरीके से ये भी 0 और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये e पावर 0 प्लस b e पावर 0 इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा। तो e पावर 0 ये इक्वल होते हैं 1 के, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस b इज इक्वल टू c, तो इसको हम एक नाम देंगे इक्वेशन 7 का। तो सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशंस के लिए इक्वेशंस 5 और इक्वेशंस 2 जो होगी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो इक्वेशंस 5 और 2 आ रही थी तो इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये वाली इक्वेशंस 5
5 का डेरिवेटिव लिया तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, और इक्वेशन 6 का डेरिवेटिव लिया तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। जब हम बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो साई 1 प्राइम, तो x की जगह पर ये 0 आ जाएगा, तो s में पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो आएगी तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये e पावर और ये फैक्टर जो होगा ये 0, तो e पावर 0 जो होगी ये 1 के इक्वल। तो अब नेक्स्ट जो होगा तो आयोटा इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आयोटा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो सेकंड इक्वेशंस आ रही है, इक्वेशन 7 जो आ रही है, तो इस इक्वेशन 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 जो आ रही है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म हमें मिल जाएगी, तो इस टर्म से b की वैल्यू यहाँ से b कॉमन लेंगे तो k प्लस k नॉट रह जाएगा, k प्लस k नॉट के साथ डिवाइड कर लिया तो b इज इक्वल टू k नॉट माइनस k डिवाइडेड बाय k प्लस k नॉट, तो इसको नाम देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 9 है। अब a की वैल्यू हमने 1 ली हुई थी, b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो c की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि 3 टर्म आ रही हैं तो c की वैल्यू फाइंड करते हैं। Putting the value in equation 7 we have, तो यही जो इक्वेशन 7 आ रही थी 1 प्लस b इज इक्वल टू c, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये k नॉट वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, तो c इज इक्वल टू k नॉट ओवर k नॉट प्लस k, ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। तो जो वेव्स थी इसका कुछ पोर्शन इंसिडेंट हो रहा था, कुछ रिफ्लेक्टेड और कुछ जो था वो ट्रांसमिट हो रहा था, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट उसका रिलेशन ये आ रहा है, S is equal to h cut over m imaginary factor psi steric del psi। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंसिडेंट वेव के लिए। नाउ फॉर इंसिडेंट वेव एक फंक्शन लेते हैं कि a जो था ये 1 के इक्वल था, तो इंसिडेंट वेव में psi ऑफ x इज इक्वल टू a e पावर a की जगह 1 आ जाएगा, e पावर आयोटा k नॉट x, और इसी इंसिडेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब हम फाइंड करेंगे तो ये आयोटा वाली टर्म होगी, इसका साथ नेगेटिव टर्म आ जाएगी। अब ये साई ऑफ x और साई स्टेरिक जो आ रही है तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 11 में। जब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 11 में पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट फॉर इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू h कट ओवर m, इमेजिनरी फैक्टर आ जाएगा, साइड स्टेरिक की वैल्यू पुट कर ली तो डेल हम सिर्फ सिंगल एक्सिस को यूज कर रहे हैं तो इसमें यूज करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x, तो साथ साई की वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो आयोटा k नॉट रह जाएगा, e पावर आयोटा k नॉट x, और फिर इस पावर का हम डेरिवेटिव लिया तो आयोटा k नॉट रह जाएगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जब पावर ऐड होगी तो ये दोनों टर्म आपस में e पावर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो e पावर 0 1 के इक्वल होगा, या डायरेक्ट यहां से हम इन दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। जब इन दोनों टर्म को कैंसिल करेंगे तो ये h कट ओवर m इमेजिनरी फैक्टर और साथ आयोटा k नॉट रह जाएगा। सिर्फ हम इसमें से इमेजिनरी फैक्टर नहीं लेते, रियल फैक्टर लेंगे, तो रियल फैक्टर हमारे पास आएगा h कट ओवर m k नॉट। अब ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट फॉर इंसिडेंट वेव के लिए, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द फंक्शंस फॉर रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शंस आ रहा है जो कि रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए आ रहा है।
जो हमने डायग्राम बनाई थी, तो डायग्राम में ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था कि रिफ्लेक्टेड वेव्स को, इसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया तो ये साई और साई स्टेरिक की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशंस 11 में। इक्वेशंस 11 में वैल्यू जब हमने पुट की तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया कि डायरेक्ट इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है, तो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये पॉजिटिव टर्म आ रही है और साथ नेगेटिव टर्म, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब ये कैंसिल हो जाएंगी b और b, तो ये यहाँ पर ये b हमारे पास जो आ रहा है ये रियल नंबर हमारे पास आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट फॉर रिफ्लेक्टेड वेव। तो ट्रांसमिटेड के लिए, तो ट्रांसमिटेड जो हमारे पास डायग्राम आ रही थी, तो उसमें ये हमारे पास फंक्शंस आ रहा था c e पावर आयोटा k x, जो कि इंक्रीजिंग फंक्शंस था, तो इसका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये स्टेरिक मिस हो गया, तो ये स्टेरिक आ रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये आ जाएगा c e पावर माइनस आयोटा k x, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। द ट्रांसमिटेड करंट विल गिवन एज, अब जो ट्रांसमिटेड करंट होगा तो इसको हम इस तरीके से h कट ओवर m, उस वही जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आ रही थी उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ट्रांसमिटेड करंट जो होगा h कट ओवर m k और साथ ये c स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें पावर में जो नेगेटिव साइन आ रहा है, द नेगेटिव साइन कम्स विद द रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। नाउ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट विल बी गिवन एज व्हिच इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट एंड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट जो होगा इसकी रेशो लेंगे। एम्पलीट्यूड की फॉर्म में जो इसकी वैल्यू आई थी, तो इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां से h कट ओवर m k नॉट ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये b स्क्वायर जस्ट रह जाएगा, तो ये b स्क्वायर जो b आ रहा था प्रीवियस, तो b की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी k नॉट माइनस k ओवर k प्लस k नॉट के इक्वल थी, तो वो वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो r जो होगा ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नॉर्मली डिटरमिन दैट हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड। Now to find the transmission coefficient will be given as, जो ट्रांसमिशन हो रही थी तो उसका कोएफिशिएंट हम फाइंड करेंगे। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है, तो ये रेशियो हमारे पास आ रही है ट्रांसमिटेड करंट और जो इंसिडेंट है, तो इसके अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट की वैल्यू पुट करेंगे, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर लेंगे, तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। अब c की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, c की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये टर्म हमारे पास यहां से k नॉट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 4k k नॉट ओवर k नॉट प्लस, तो ये k नॉट प्लस k होल स्क्वायर रह जाएगा। अब ये वाली जो टर्म आ रही है, तो ये टर्म एक्सप्लेन कर रही है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को। अब हमने ये कहा था कि ट्रांसमिशंस और रिफ्लेक्शंस जो है, कि यहां से ये ट्रांसमिशंस और रिफ्लेक्शंस जो है इसका कोएफिशिएंट अगर देखें तो ये 100% के इक्वल 1 के इक्वल होगा। कैसे 1 के इक्वल होगा कि r और t की जो वैल्यू फाइंड की थी, r और t की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। r और t की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये टर्म इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर k नॉट माइनस k इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये साथ आ जाएगा प्लस 4k इनटू k नॉट। तो नेक्स्ट टर्म में ये हमारे पास रह जाएगा k नॉट प्लस
के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k इंटू के नॉट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे के नॉट प्लस के स्क्वायर, के नॉट प्लस के होल स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय बी यही टर्म आ रही है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है ये इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो सेकंड लेक्चर में हम इसका केस 2 डिस्कस करेंगे कि अगर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ये बहुत ज्यादा हो। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, केस 3 ये होगा कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो है ये कम हो। और फोर्थ जो केस होगा इसमें डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अगर बहुत कम हो। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।